हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 7 ऑनलाइन के रेस्पेक्ट में और ऑफलाइन के रेस्पेक्ट में दिस वाज टेस्ट नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छा प्रयास किया होगा और आप सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों चलिए बिना टाइम को गंवाए हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, यहाँ पे कहा गया बच्चों, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों दो यहाँ छोटे छोटे स्फेयर्स हैं और उनको रगड़ा गया, रब किया गया है एक दूसरे से, और फिर क्या किया गया है, ऐसा करने के बाद 1.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उनको रख दिया गया है। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.9 न्यूटन। अब वो दोनों एक दूसरे को 0.9 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फेयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। ओके बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ के अंदर ये है कि दो छोटे छोटे स्फेयर्स लिए गए हैं। ऑब्वियसली पहले ये न्यूट्रल रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे दो स्फेयर्स हैं बच्चों। इन दोनों को ड्रैग किया गया है, रगड़ा गया है, फ्रिक्शन किया गया है एक दूसरे से। तो क्या होगा, एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा और दूसरे में से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक में से ज़्यादा फ्लो होगा, किसी में से, सब मिला जुला करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इनके बीच बच्चों ट्रांसफर हुआ होगा। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मान लेते हैं एक ने n इलेक्ट्रॉन दिया तो अगले ने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, रिजल्टिंग यही हुआ होगा। यहाँ पर एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा एक्सेस में उस पर निगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये दो स्फेयर्स जो हमारे पास हैं इनको कुछ दूरी पर अगर हम रख दें, इसके ऊपर चार्ज Q1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र किया है, बाहर किया है, तो यहाँ पर प्लस यानी चार्ज हो जाएगा। और अगले के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों Q2 को हम लिखें तो -NE के बराबर होगा। ऐसे इनके बीच बच्चों क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस तरह से एक फोर्स लगा F और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कुछ ऐसे लगा, दिस इज F। ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सवाल में बस इतना पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स इनके बीच लग रहा है अट्रैक्टिव, वो मेरे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यही लिखेंगे ना। यहाँ पर बच्चों हमारे पास F की वैल्यू दिया है 0.9 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 इंटू Q2 यानी NE इंटू NE, यहाँ मैग्नीट्यूड रखिए फोर्स का, चार्ज का, तो NE इंटू NE यानी N स्क्वायर E स्क्वायर। ऐसे हो गया बच्चों, NE का होल स्क्वायर कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई R। जितने डिस्टेंस पर इन दोनों को रखा गया बच्चों, वो डिस्टेंस बताया गया है 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2, इतना हो गया मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और E की वैल्यू, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड मात्र आपको रखना है, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। तो यहाँ सब मिला जुला करके n स्क्वायर E स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 0.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -2, इतने का स्क्वायर है, इतने का बच्चों यहाँ पर इतना पार्ट का स्क्वायर इंटू दिस, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पर बच्चों n स्क्वायर E स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिखा है, बस यही हो गया। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर इक्वल टू 0.9, आप चाहो तो इसको और छोटा बना सकते हो, दिस मच इंटू 10 इक्वल टू दिस। तो यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4, इसको सॉल्व करने पर
डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 10 की पावर 10, और बच्चों यहाँ पर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर है बच्चों ये, तो ई के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे बच्चों तो एक बार और हो जाएगा, इसको लिखने 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मैंने 2 बार लिख दिया ऐसे, ठीक है, ई इंटू ई। अब बच्चों 1.6 से कैंसिल, 1.6 से कैंसिल, इसको सॉल्व करके बेटा आंसर निकाल लेना है। ये आप जो निकाल रहे हो ये n का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू जो भी यहाँ पर रहा होगा 10 की पावर -4 ऊपर हो गया, 10 की पावर 10, 10 की पावर -9 नीचे, -38 नीचे हो गया, 10 की पावर यहाँ -28 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 की पावर 12, यानी कि 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए आप लोग, इसमें कह रहे हैं 2 चार्ज पार्टिकल ईच चार्ज क्यू, ओके, are joined by an insulating string of length L and system is kept on smooth surface. Find tension in the string. string के अंदर टेंशन कितना होगा हमें निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, सब लोग सीखें। कहीं पर ऐसे सरफेस पर जो कि फ्रिक्शनलेस होगा, स्मूथ होगा, उसके ऊपर 2 चार्ज पार्टिकल हैं। ये मान लो ऐसे कोई सरफेस है, इसके ऊपर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ, ऐसे इनको एक स्ट्रिंग से बांधा गया। कुछ बोला ना जाए तो स्ट्रिंग को बच्चों मासलेस मान के चलेंगे, हल्का सा मान के चलेंगे। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है बराबर है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, तो ऑब्वियसली इनके बीच रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। जितना फोर्स दूसरे ने पहले पे लगाया होगा उतना पहले ने दूसरे पे लगाया होगा। कोई फ्रिक्शन यहाँ लगने वाला है नहीं, इक्विलिब्रियम बन गया होगा एक समय, और इक्विलिब्रियम बना होगा तो यहाँ रस्सी में तनाव आ गया होगा, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स इधर लग रहा है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ बच्चों, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ टेंशन फोर्स के बराबर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बच्चों टेंशन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ के लिए मैं एफ ही मान लेता हूँ, ऐसे थोड़ा सही लगेगा, एफ ही। ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, यानी कि बच्चों हो जाएगा क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, रस्सी का लेंथ कितना है यल, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी यल, यहाँ हो जाएगा यल का स्क्वायर। तो बिल्कुल सीधा सीधा बच्चों सवाल है, यहाँ पर इसका जवाब यही हो गया, दिस वन। ओके, टेंशन फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट जा रहा है दिस इज ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों एक ट्राइंगल दिया गया है और ट्राइंगुलर शेप का कोई स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके 3 जो वर्टिसेस हैं वहाँ पर बच्चों उसमें से 2 पर चार्ज रखे हुए हैं और एक पॉइंट P बना के दिया गया है। कहा गया पॉइंट P पर बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करिए। जबकि दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 एंड इट्स सॉल्यूशन। लेट्स एंजॉय। क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसे है, राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल है, ऐसे देखने से पता चल रहा है। ऐसे बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल है, ये वाला लेंथ d है, ये वाला साइड भी d के बराबर है। बच्चों क्या किया गया, यहाँ पर कोई पॉइंट मेरे पास है, दिस पॉइंट इज इंडिकेटेड एज पॉइंट P। ओके, एंड -4q चार्ज यहाँ रखा है, द चार्ज विच इज प्लेस्ड ओवर हियर, दिस इज -4q। और बच्चों यहाँ के अंदर 3 कैपिटल Q यहाँ भी है। बच्चों यहाँ पर चार्ज जो रखा है ये 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q है, ऐसे।
हमसे कहा गया है कि बताइए पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बच्चों पहले तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात कर रहे हैं, इट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स वी हैव टू मेक अटेंशन अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। ओके, वी विल ट्रीट इंडिविजुअली वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल I will see the electric field intensity at point P due to this charge. Suppose यहाँ की वजह से यहाँ, तो ये रहा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से मिलाने वाली लाइन के एलांग, इसकी वजह से यहाँ मिलाने वाली लाइन के एलांग और अवे, ये बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया। सपोज ये E1 है। ओके, यहाँ की वजह से यहाँ दिस इज निगेटिव, दिस इज निगेटिव, और इसके वजह से यहाँ मैं देखूँ तो बच्चों ये टूवर्ड्स हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, इसको मैं लिखता हूँ E2। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि फाइनली दो वेक्टर यहाँ पर हैं बच्चों, एक मेरे पास E2 वेक्टर है और एक यहाँ पर E1 वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यूँ जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसे जाएगा। रिजल्टेंट यहाँ कहीं समव्हाट लाइक दिस यहाँ कहीं आएगा, और इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू हमें बतानी है। जिन दो वेक्टर का सम हम लेने जा रहे हैं बच्चों, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में नेट इंटेंसिटी हम लिखेंगे, इंटेंसिटी की नेट वैल्यू इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर, ऐसे। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अगर हम यहाँ इंटेंसिटी की नेट वैल्यू निकालने जाएं तो हम कहेंगे सर यहाँ के अंदर इंटेंसिटी की नेट वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट के अंदर E1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, E1 का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर कितना चार्ज है, 3Q बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3Q बाई डी स्क्वायर, ऐसे इतने का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K लिख दिया उसको शॉर्ट में, और इसकी वजह से यहाँ 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यहाँ के अंदर हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे, Q बाई डी स्क्वायर, Q बाई डी स्क्वायर, इतने का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो सॉल्व करने पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे K के जगह पर मैंने फिर से उसकी वैल्यू लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ के अंदर आ जाएगा बेटा Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन में इतने पार्ट की वैल्यू उन्होंने हमको दिया है, दिस इज E0। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ E0। और डायरेक्शन में अगर जाएंगे कि डायरेक्शन कहाँ होगा, कुछ यूँ होगा। अगर थीटा निकालने के लिए कहा जाता हम निकाल लेते, हालांकि कहाँ नहीं गया है, कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा करेक्ट चॉइस जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे कर रहे हैं, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सीलरेशंस। उनके एक्सीलरेशंस का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, यहाँ पर दो चीज़ों की बात किया है। पहला नाम उन्होंने ड्यूट्रॉन का लिया है और अगला नाम लिया है अल्फा पार्टिकल का। बच्चों, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास होता है Q इंटू ई के बराबर मैग्नीट्यूड में। अच्छा, यहाँ पे बच्चों मेरे पास न्यूटन्स लॉ के अनुसार यही फोर्स हमारे पास होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन।
एंड दिस कैन बी कोरिलेटेड एज Q इंटू E। ओके बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन वुड बी हियर Q इंटू E डिवाइडेड बाई m। अब दो चीज़ों का नाम लिया गया, दो तरह के पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन है दूसरा अल्फा है, दोनों को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन अटेन्ड बाई, पहला जो यहाँ पर नाम लिया गया है वो न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन अटेन्ड बाई अल्फा पार्टिकल। ये होगा बच्चों Q बाई m की वैल्यू किसके लिए, फॉर, ये होगा न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई Q बाई m की वैल्यू किसके लिए, ये होगा फॉर अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भाई है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भाई है, उसका आइसोटोप कह सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर केस में यहाँ बेसिकली हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के सिमिलर, जो कि E मैंने मान लिया, लेकिन मास लगभग डबल, यहाँ पर 2m, प्रोटॉन का मास अगर m था तो यहाँ पर 2m हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूँ तो चार्ज की वैल्यू यहाँ के अंदर 2e होगा, 2 प्रोटॉन होते हैं, और मास यहाँ पर 4m होगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, लगभग सबका सेम, इसलिए इसको लिखेंगे 4m। आप सबको याद होगा ये बात। आप देखिए ऊपर 1/2 आया और नीचे भी 1/2 ही आ जाएगा कटने के बाद, तो यहाँ पर आंसर मिला 1/1, यानी 1:1 इसका करेक्ट रेशियो होगा। और बच्चों इस तरह से जो करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कह रहे हैं टू शार्ट डाइपोल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली एज शोन। दो शार्ट डाइपोल हैं बच्चों, उनको परपेंडिकुलर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग खूब आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। यहाँ पर शार्ट डाइपोल की बात किया है, मतलब डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है। ओके, ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, एक चार्ज यहाँ किसी डाइपोल का है, अगला चार्ज यहाँ है। अब समझाने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा लेंथ दिखाना पड़ेगा, डायग्राम में भी बड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है कि आप देख लो, वैसे बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट दिया है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन दिखा है डाउनवर्ड, और इसको दिखा 2p0 ऐसे। ओके, इसका मतलब इसका निगेटिव चार्ज जो रहा होगा यहाँ रहा होगा, -q और +q यहाँ रहा होगा, डजेंट मैटर। यहाँ पर इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर कहीं पूछा गया है। एक और डाइपोल रखा गया इसी लाइन के एलांग, और उसका भी सेंटर, दोनों का सेंटर एक ही लगभग दिख रहा है। ज्योमेट्री देखने से बात समझ में आती है। दूसरे वाले का जो डाइपोल मोमेंट दिखाया गया उसको बताया गया p0 है। बच्चों एक को मैं मान लेता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल रखा है इसको डाइपोल नंबर 1 मान लेता हूँ, जो वर्टिकल रखा है इसको डाइपोल नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं पॉइंट ये पर, यहाँ पर कोई पॉइंट ये है जिसकी इन दोनों के सेंटर से, इस डाइपोल का भी ये सेंटर है और ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए डाइपोल का भी यही सेंटर है। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन ने दिखा रखा है कि सर ये वाली दूरी हमारी r है। शॉर्ट डाइपोल का केस है तो r की तुलना में इसके लेंथ को हम इग्नोर करेंगे और शॉर्ट डाइपोल वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, जो यहाँ समझने वाली बात है वो ये है कि जो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल नंबर 1 के लिए, जो हॉरिजॉन्टल रखा है, इसके लिए ये जो पॉइंट है बच्चों ये एक्सियल पॉइंट हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये एक्सियल पॉइंट हुआ फॉर डाइपोल नंबर 1। और डाइपोल नंबर 1 के लिए अगर एक्सियल पॉइंट हुआ तो एक्सियल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा 1 की वजह से वो बच्चों एलॉन्ग दी डाइपोल मोमेंट होता है, बता चुके हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरे की वजह से, दूसरा डाइपोल हमारा यूं है, तो मैंने बताया था दूसरे के लिए अगर ऐसे रखा है तो ये पोजीशन जो होगा इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन इक्वेटोरियल होगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है वो डाइपोल मोमेंट का रिवर्स होता है, यानी डाइपोल मोमेंट यूं है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूं होगा, वर्टिकल ऐसे होगा, यूं होगा, ऐसे मैंने यहाँ दिखा दिया लाइक दिस। ओके, समझिए सब लोग। ये बच्चों यहाँ के अंदर आ गया E2। चलो
अब रहा सवाल पॉइंट ए पर नेट इंटेंसिटी क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसकी नेट वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल नंबर 1 विच इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल नंबर 2 विच इज प्लेस्ड वर्टिकली। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जिन दो वेक्टर का सम मैं करने जा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों क्या है, 90 डिग्री है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, E1 और E2 की वैल्यू रख लेते हैं। सर यहाँ पर E1 की वैल्यू अगर मैं देखने जाऊँ तो रख देते हैं डायरेक्ट ही, E की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। देखो बच्चों, E1 की वैल्यू, E1 जो है इसके लिए E1 और इसके लिए कौन सा पोजीशन है, एक्सियल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने उसको K लिख दिया, 2p डिवाइडेड बाई r3। अगर आपको याद हो तो एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर 2p के जगह पर क्या होगा, p0 डिवाइडेड बाई r3। r3 का मतलब यहाँ स्मॉल r का क्यूब हो गया, इतने का बच्चों क्या हो गया स्क्वायर, E1 का स्क्वायर। E2 की वैल्यू यहाँ पर लिखें, इसके वजह से यहाँ E2 की वैल्यू, तो बच्चों क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर शॉर्ट डाइपोल के लिए इंटेंसिटी आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K लिख दिया, p। अब जब हम इस डाइपोल के लिए p देख रहे हैं तो p के जगह पर यहाँ क्या है, 2p नॉट, तो यहाँ पर होना चाहिए था p बाई r3, लेकिन p के स्थान पर क्योंकि यहाँ 2p है तो यहाँ पर हो जाएगा 2p नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2p नॉट यहाँ डिवाइडेड बाई r3, दिस मच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों सेम आ गए तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, और स्क्वायर है सीधे सीधे बाहर उठा लाएंगे तो यहाँ बन जाएगा बच्चों मेरे पास K 2p डिवाइडेड बाई r3 इंटू स्क्वायर रूट में 2। K को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ इंटेंसिटी जो हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r3, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इंटू स्क्वायर रूट में 2, इंटू स्क्वायर रूट में 2, यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास कुछ ऐसा होगा ऑप्शन में, और ये p के जगह पर क्या रहेगा, p नॉट रहेगा। ऑप्शन में जाके बच्चों अगर मैं मैच कराऊं तो देखता हूं करेक्ट चॉइस जो मुझे मैचिंग मिल रहा है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्क्वायर रूट में 2p नॉट डिवाइडेड बाई r3, ऑप्शन ये। ओके बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमसे कह रहे हैं इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। बच्चों कोई क्लोज सरफेस है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, कोई क्लोज सरफेस है कैसा भी, यहाँ पर बच्चों इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बोल रहे हैं 0 है, तो गाउस लॉ के अनुसार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए सिग्मा ऑफ क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये 0 है तो ये बात तो पक्का हो जाता है कि इसके अंदर एनक्लोज होने वाला चार्ज पक्का है 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन में जाके देखें, पहला कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन दी सरफेस। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जब फ्लक्स को निकालते हैं बच्चों तो यहाँ के अंदर हम क्या करते हैं, E डॉट ये, मान लो कहीं पर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और हम फ्लक्स को निकालने जा रहे हैं तो ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। अब इसमें अगर E 0 रहेगा तो भी फ्लक्स 0 होगा, E नहीं 0 होगा और cos 90 का केस अगर बन जाए तो भी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों E नॉन 0 हो, इसको खोलेंगे E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, हो सकता है cos थीटा 0 हो, E नॉन 0 हो, तभी फ्लक्स 0 आएगा। तो ये कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से 0 होगा वहाँ पर जहाँ फ्लक्स 0 है, ये बात गलत होगा।
हो सकता है बच्चों यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो तो फ्लक्स 0 आ गया कि नहीं, ठीक है, फ्लक्स 0 आ गया, जबकि इंटेंसिटी क्या है, नॉन जीरो है। तो ऑप्शन ये तो ऑप्शन नहीं बल्कि स्टेटमेंट ये तो यहाँ करेक्ट होगा नहीं। सेकंड में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो एवरीवेयर ऑन दी सरफेस, में भी हो सकता है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हो ई की वैल्यू हर जगह जीरो हो तब भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट सही जा रहा है। दी चार्ज इनसाइड दी सरफेस मस्ट बी जीरो, यस बच्चों, अंदर सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज की नेट वैल्यू निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए, तो ये बात सही है। ओके बच्चों, चार्ज इनसाइड मतलब नेट चार्ज ही उसको समझेंगे। और फोर्थ में कहा गया है चार्ज इन दी विसिनिटी ऑफ दी सरफेस मस्ट बी जीरो, जरूरी नहीं है इसके अंदर अगर नेट चार्ज जीरो है, यहाँ कितना भी चार्ज बिछा लो बाहर कोई मतलब नहीं, नेट फ्लक्स उससे जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो जा रहे हैं बच्चों उसमें सेकेंड है और थर्ड है। तो ऑप्शन में अगर जाके देखें तो करेक्ट चॉइस जो हमें मिलेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कह रहे हैं इन दी फॉलोइंग फिगर्स एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स। ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन दी पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ कैपेसिटेंस सिस्टम का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। यहाँ पे 4 प्लेटें ऐसे बच्चों रखी गई हैं, एक प्लेट अगला प्लेट अगला प्लेट अगला प्लेट, यहाँ पर ऐसे प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 एंड प्लेट नंबर 4। ओवरलैपिंग एरिया सबका सेम है। यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से इसको मिला दिया लाइक दिस, और यहाँ से इसको मिला दिया। यहाँ पे बच्चों मैं एक टर्मिनल यहाँ से ले लेता हूँ, इसको ये नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी। ओके, हमसे पूछा गया सर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ क्या होगा बताइए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जो तरीका बताया था वो तरीका अपनाएंगे तो फटाफट यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए ना करिए, आप ऐसे देखिए यहाँ पर 1-2 प्लेट का कॉम्बिनेशन यहाँ मिला, चलो एक कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर ये बन गया, तीसरा कैपेसिटर ये बन गया, ठीक है। आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं तो तब भी अच्छी बात है, चलो एक को हायर पोटेंशियल देंगे, एक को लोअर देंगे। यहाँ हायर वाले को जो पोटेंशियल देंगे तो इसका प्लेट बच्चों हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज दोनों फेस पर आ जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज दोनों फेस पे आ जाएगा। इसको आपने निगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से जोड़ा है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव के फ्रंट पर निगेटिव इंड्यूस हुआ, और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव इंड्यूस होगा, जिससे कोई मतलब फिलहाल अभी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों निगेटिव के फ्रंट पर कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ, निगेटिव। अब अगर मैं 1 बाई 1 यहाँ तीनों कैपेसिटर के पास जाऊँ, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो मेरे पास बच्चों 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। पहले कैपेसिटर को अगर देखूं, ये वाला पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन, अंदर वाला चार्ज देखिएगा इसके हिसाब से। पहले कैपेसिटर का ये जो निगेटिव प्लेट है वो पॉइंट सी से जुड़ा हुआ है, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉइंट ए से। मैं बच्चों यहाँ पर मान लेता हूँ पॉइंट ए, यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ, सपोज करिए दिस पॉइंट इज सी। तो कैपेसिटर नंबर 1 का जो एक प्लेट, जिसको पॉजिटिव प्लेट बोल सकते हो, ए से कनेक्टेड है, और जिसको निगेटिव प्लेट आप बोल सकते हो वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो सी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये रहा कैपेसिटर नंबर 1, इसका कैपेसिटेंस मान लिया सी है, सभी का सी होगा, पैरामीटर एक जैसे हैं। यहाँ पर बच्चों दूसरे के पास गए तो दूसरे का एक प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट देखिए ये से, ठीक है, और निगेटिव प्लेट आप देखिए कहाँ से कनेक्टेड है, बी से। तो बच्चों दूसरे कैपेसिटर के पास दूसरा कैपेसिटर मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका एक प्लेट मेरे पास कनेक्टेड है, एक प्लेट का मतलब पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है ये से, चलो बहुत अच्छी बात है, पॉइंट ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ। और बच्चों इसका जो निगेटिव प्लेट कनेक्टेड है वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है बच्चों बी से, बी मैंने यहाँ कहीं मान लिया, ठीक है। ये कैपेसिटर नंबर 2 रहा, इसकी भी कैपेसिटी क्या है, सी। अगले के ऊपर जाएं, थर्ड के ऊपर,
तो बच्चों थर्ड के ऊपर आप ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव प्लेट सी से और इसका निगेटिव प्लेट बी से, पॉजिटिव प्लेट सी से और निगेटिव प्लेट कहाँ से कनेक्टेड है, बी से। ऐसे मैंने ऐसे आपको समझाया था पढ़ाते वक्त। यहाँ इसकी भी कैपेसिटेंस क्या है, सी। अब ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में मुझे बताना है, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अगर मैं कोई बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ से अनुमान लगाइए ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये उसके पैरेलल में आ जाएगा। तो सी और सी का सीरीज ये हो जाएगा बच्चों C/2, कैपेसिटर है ना, सी और सी का सीरीज C/2 और पैरेलल सी। तो यहाँ के अंदर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा बेटा C/2 प्लस सी, यानी कि हो जाएगा 3/2C। सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ये 3/2 एप्सिलॉन नॉट ये ओवर डी। ओके, यहाँ पर इस तरह से सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 3/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होगा। ओके, जो पेपर में छपा था, प्रिंट हुआ था, ये गलती से नीचे हो गया था सभी ऑप्शंस में, तो बच्चों फिलहाल अंडरस्टूड था, यहाँ करेक्ट जवाब यही होगा। और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बच्चों हम लोग लेंगे कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमसे कह रहे हैं अ थिन मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस T इक्वल टू D/2 इन इंसर्टेड, वहाँ इज इंसर्टेड होना चाहिए, इज इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। दी न्यू कैपेसिटेंस विल बी, नया कैपेसिटेंस क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। देखो, जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब एयर या वैक्यूम रहा होगा, कुछ भी ना होने का मतलब यही हुआ, तो बच्चों उस समय उसकी कैपेसिटी बोल रहा C है। और यहाँ पर इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो C की वैल्यू आया होगा एप्सिलॉन नॉट ये ओवर D। सवाल अब ये कह रहा है कि इसके प्लेटों के बीच में D/2 थिकनेस का स्लैब, मेटेलिक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब अंडरस्टूड है, जब इंट्रोड्यूस करना है तो हम यही वाला सिचुएशन मान के चलेंगे। ये मेरे पास बच्चों एक प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया, जो मोर कॉमन है उसको हम मान के चलेंगे। कोई ऐसे तो बोला नहीं कैसे इंसर्ट करना है, तो ऐसे रखेंगे जनरली जो होता है। यहाँ पर बच्चों ये मेटेलिक प्लेट ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसकी थिकनेस मान लो T होता, यहाँ K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको पता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियल रूप से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो C की वैल्यू होता एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T अपान K। याद होगा आप लोगों को बच्चों, इसमें T की वैल्यू और K की वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D माइनस T के जगह पर दिया D/2 प्लस T अपान K। T के जगह पर बच्चों हम लोग लिखेंगे D/2 अपान K के जगह पर इनफाइनाइट लिख देंगे, क्योंकि जो स्लैब इंट्रोड्यूस कराया गया है वो मेटल है। तो बच्चों यहाँ समथिंग अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे बचेगा D माइनस D/2, यानी कि D/2 केवल बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ C डैश की जो वैल्यू होएगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D/2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D, ऐसे आ गया, यानी कि ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ C। अगर पहले C था तो अब क्या हो गया 2C, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो करेक्ट चॉइस बच्चों जो यहाँ जा रहा है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमसे कह रहे हैं अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल V। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और उसको चार्ज कर दिया गया है कितने पोटेंशियल से, V से। तो उस कैपेसिटर के अंदर अभी जो स्टोर्ड एनर्जी रही होगी वो रहेगी हाफ C1V²। ये रहा होगा कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, इनिशियल कह देते हैं या U1 कह देते हैं, क्योंकि यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक कैपेसिटर का केस और है।
फिर आगे बोल रहा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको बोल रहा है यू, यानी इतने की वैल्यू यू के बराबर है। ओके, कह रहा इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C2 इन पैरेलल, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द प्रोसेस। बच्चों एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया गया, खाना खिला दिया गया, पेट भर गया, जितना चार्ज खाना था कैपेसिटर ने ग्रहण कर लिया। फिर क्या किया गया, उसी के पैरेलल में दूसरा कैपेसिटर यूं कनेक्ट कर दिया गया। दूसरा कैपेसिटर जो कनेक्ट किया गया, यहाँ पर इस पर शुरुआत में पोटेंशियल 0 रहा होगा, जबकि इसके पास पोटेंशियल फुल था। कुछ देर बाद क्या हुआ होगा कहानी, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। यहाँ दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाएगा लाइक दिस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ बच्चों प्लस माइनस, ऐसे कुछ चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जब दोनों चार्ज हो जाएंगे, दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। इस प्रोसेस में बच्चों इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, दोनों के ऊपर कॉमन पोटेंशियल जो भी आना हुआ होगा आ गया होगा। जो यहाँ एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी लॉस, बच्चों ऐसे प्रोसेस में एनर्जी लॉस की वैल्यू हम लोग को याद है सीधे सीधे C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई V1 डिफरेंस ऑफ V2 का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो दो बॉडीज हुआ करते थे या दो कैपेसिटर हुआ करते थे, दोनों के पोटेंशियल पहले V1 और V2 पहले हुआ करते थे, दोनों को कंबाइन किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक से दूसरे में होता था, और इस प्रोसेस में हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी का लॉस होता था। और ये जो एनर्जी का लॉस था उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव होकर आया था कुछ ऐसा। तो बच्चों इसमें सीधा सीधा रख लेते हैं, जल्दी से निकल जाएगा। डेल्टा यू इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/2 को मैं बाहर लिखता हूँ, C1 को मैं बाहर लिखता हूँ, और यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 को मैं अलग कर देता हूँ। ये जो V1 और V2 है, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, कब, कनेक्शन से पहले, जब इन दोनों को जोड़ा गया था उससे पहले की बात हो रही है। जोड़ने के कुछ देर बाद तो सिचुएशन ऐसा हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। तो जोड़ने के पहले जो है यहाँ V1 की वैल्यू V था, जबकि V2 की वैल्यू क्या था, 0। तो बच्चों सब मिला जुला कर मुझे क्या मिला, मुझे मिला डेल्टा यू इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ C1 V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ऐसे आ गए। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू यानी एनर्जी में होने वाला जो लॉस है वो हो जाएगा बेटा हाफ C1 V स्क्वायर, इन द सेंस यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा u, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वाज इक्वल टू u। तो ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दिया गया है। मेरे पास ये आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, और दिस मच की वैल्यू कितनी है आप लोग देख सकते हैं, ये u के बराबर है, इनटू क्या हो गया u। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा। और अगर इसको मैं ऑप्शन में जाके देखता हूँ तो करेक्ट चॉइस जो मुझे मिलेगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये, ठीक है। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमसे कह रहे हैं द करंट थ्रो अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज, किसी वायर में बच्चों करंट जा रहा है और समय पे, टाइम पे डिपेंडेंट है, जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। सॉल्यूशन बच्चों यहाँ जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू मेंशन किया गया I इक्वल टू 4 प्लस 3t, 4 प्लस ऑफ 3t एंड प्लस आप यहाँ के अंदर है बेटा कितना 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। ऐसे हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रो ए सेक्शन ऑफ वायर इन 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ हो। करंट फ्लो हो रहा तो चार्ज फ्लो हुआ होगा, लेकिन करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ टाइम पे डिपेंडेंट है। तो बच्चों करंट के जगह पर मैं लिख सकता हूँ dq ओवर dt, दिस इज इक्वल टू दिस होल मच 4 प्लस 3t प्लस आप 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हमारे पास dq की वैल्यू हो जाएगी दिस मच 4 प्लस आप 3t प्लस आप 2t का स्क्वायर
dt ऐसे हो गया। हमें टोटल चार्ज चाहिए 6 सेकेंड के अंतराल में। यहाँ पर बच्चों तो दोनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। यहाँ दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, चार्ज की वैल्यू पहले 0 था और 6 सेकेंड बाद मान लो चार्ज की वैल्यू q हो गया हो, और यहाँ t की वैल्यू पहले 0 था, 0 समय से शुरू करेंगे और कब तक, 6 सेकेंड तक। यहाँ पर बच्चों इसको इंटीग्रेट करके हमें वैल्यू निकाल लेना। इधर हो गया q, टोटल q जो 6 सेकेंड के अंतराल में फ्लो हुआ होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेट 4 का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो 4t, और यहाँ के अंदर 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाई क्या हो गया 2, 2 को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब बाई 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2/3 टी क्यूब। ऐसे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों, लिमिटिंग फ्रॉम 0 to 6। ठीक है, रख लेते हैं। टोटल चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 2 इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दी हायर लिमिट। हायर लिमिट रखेंगे बच्चों, 4 × 6 हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर, यानी 36 हो गया टी का स्क्वायर, प्लस 2/3 टी का क्यूब। टी का क्यूब इन दी सेंस 36 × 6 हो जाएगा बच्चों, 6 × 6 × 6 यानी 36 × 6। बच्चों ऐसे मैंने लिख दिया आसानी के लिए। माइनस इधर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है 0। 4 × 0, 3/2 इंटू टी, 0 का स्क्वायर, सब इधर 0 हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ आप Q की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा 222 कूलम, यही इसका आंसर होगा। और अगर आंसर ये होगा तो ऑप्शन में अगर जाके मैच कराएं तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न। देखें बच्चों, बड़ा आसान सा एक सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक सर्किट बना के दिया है बच्चों। पॉइंट ये से एक कोई रेजिस्टेंस चला है, आगे बढ़ा है, और यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम, ऐसे हो गए। यहाँ पे बच्चों 1 ओम का और एक रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम। और फिर आगे बढ़ें तो यहाँ से बच्चों सीधे सीधे इसको मिला सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टेंस लाके कनेक्ट कर देता हूँ। इसका वैल्यू बच्चों 4 ओम है, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये तो पक्का, इसमें कोई शक नाम का चीज़ नहीं है कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 4 ओम। ये जो 4 ओम आया इस 4 ओम के पैरेलल में होगा। 4 ओम और 4 ओम का पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक का अगर रिजल्टेंट पूरा निकालें तो ये हो जाएगा 4 और 4 का पैरेलल मीन्स आ जाएगा 2 ओम। अब ये जो 2 ओम रहा ये पूरा, और ये 6 ओम के सीरीज में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधे सीधे मैं लिखूंगा 6 प्लस ये पूरा कितना है 2, यानी कि बच्चों सीरीज में आ गए तो 6 + 2 हो गया, और ये हो गया 8 ओम। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू 60 ओम रेजिस्टेंस। 60 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा के दिया है, मैंने यहाँ बना रखा है। यहाँ पे करंट की वैल्यू पूछ रहा है। हालांकि बच्चों करंट की वैल्यू पूछ रहा है तो ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं। आप देखो तो इस 60 ओम के अक्रॉस, 60 ओम के अक्रॉस एक बैटरी है। सीधे सीधे देखिए इस बैटरी का निगेटिव प्लेट यहाँ से और इस बैटरी का पॉजिटिव प्लेट यहाँ से, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया 60 वोल्ट। थोड़ा उलझाया गया सर्किट को कंफ्यूज कराने के लिए। तो आप देखो सीधे सीधे ये 60 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के इन दोनों टर्मिनल के बीच में सीधे सीधे कनेक्टेड है। एक इसका टर्मिनल, इसका एक एंड जाके इसके निगेटिव प्लेट से और इसका दूसरा एंड डायरेक्टली इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, मतलब यहाँ 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर अगर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे आ गया तो यहाँ के लिए बच्चों करंट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होगा। ये देखिए पॉजिटिव वाला यहाँ पर है तो करंट ऐसे जा रहा होगा इसमें, और इस करंट की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 60
यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 60, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी 60 है, तो करंट की वैल्यू यहाँ 1 एम्पियर सीधे सीधे आ गया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका सर्किट और बनाना चाहो, ऑप्शन तो आपको जो भी होगा मिल गया होगा, अगर और भी तरीका है थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट मान लो, यहाँ पॉइंट ये है, यहाँ पॉइंट बी है, हम नंबरिंग कर देते हैं। ये 6 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल ये से और दूसरा बी से। मैं 2 पॉइंट्स बना लेता हूँ बच्चों, ये और यहाँ पर बी। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम के रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये से, दूसरा बी से। एक टर्मिनल बच्चों ये से और दूसरा टर्मिनल कहाँ से, बी से। सीधे सीधे जोड़ देता हूँ, आगे बढ़े। 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल ये से और दूसरा टर्मिनल देखिए, दूसरा टर्मिनल बी से, तो यहाँ भी ऐसा हो गया। यहाँ पर बच्चों एक टर्मिनल ये से, दूसरा बी से, ये बी के बीच में ये भी आ गया 3 ओम। हम अगले के ऊपर जाएं 60 ओम के ऊपर, तो यहाँ इसका एक टर्मिनल देखिए बी से और एक टर्मिनल ये से। अभी मैंने बताया यहाँ पर बच्चों ये भी, इसका मतलब 60 ओम वाला भी ए और बी के बीच में आ गया। ऐसे मैं अगर बच्चों यहाँ पर फिर जाऊँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, एक और बच रहा है 12 ओम। 12 ओम का एक टर्मिनल आप देखिए ए से और दूसरा कहाँ से, बी से। तो 12 ओम का जो एक टर्मिनल है वो ए से और दूसरा टर्मिनल जो है बच्चों वो बी से यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये हमारे पास 12 ओम के बराबर है। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बन के आएगा। और बैटरी भी ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब ए और बी के बीच में आप एक बैटरी ऐसे जोड़ दो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये और निगेटिव बी, ऐसे हो गया। कुछ इस तरह का कनेक्शन यहाँ बना। तो जो भी करंट बैटरी भेजेगा इन 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन वोल्टेज सबके क्रॉस बच्चों कितना होगा, इसके बराबर, यानी 60 वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ पर 60 वोल्ट हो गया बच्चों, और यहाँ पे करंट हमसे पूछा गया था, करंट मान लिया आई है, निकाल दिया, करंट की वैल्यू कितना हो गया, 1 एम्पियर। सर्किट को मैंने सिंपल बना दिया। तो इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ पर जा रहा है वो होगा बच्चों ऑप्शन बी, जो कि बहुत पहले आपको मिल चुका था। दिस इज द ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1।